नमस्कार, इंग्लिश न्यूज़ के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। हाल ही में बैंक कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा केंद्र सरकार के प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे को और निर्णय के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई थी। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है स्वयं प्रकाश तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप किन किन पदों पर कार्यरत है। मैं ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया बैंक ऑफ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन नागपुर का महासचिव हूँ। ओके, तो सर जैसे कि प्राइवेटाइजेशन के विरोध में सभी लोगों ने जो हड़ताल की थी सर, तो सबसे पहले ये बताइए कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इसका क्या अर्थ होता है। राष्ट्रीयकरण और निजीकरण ये दो मुद्दे हैं, ये बैंकों से निगड़ित मुद्दे हैं। देश में विभिन्न उद्योगों का आर्थिक जगत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसी के साथ कुछ समय बाद 8 बैंकों का भी और राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले भारत की अर्थव्यवस्था में यह राष्ट्रीयकरण नहीं था, तब सारे उद्योग ये निजीकरण के अंतर्गत आते थे। लेकिन उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 19 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण करने के पीछे की एक भूमिका थी, जिसके द्वारा ही आप समझ सकेंगे कि राष्ट्रीयकरण और निजीकरण में क्या फ़र्क है। राष्ट्रीयकरण जब किसी देश के आर्थिक उद्योगों का कंट्रोल या जो व्यवस्था है वो जब सरकार अपने हाथ में लेती है, उसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। और जब वही उद्योग कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होती है, उसको निजीकरण समझा जाता है, जैसे कि प्राइवेट उद्योग आप कहते हैं। जब राष्ट्रीयकरण होता है तब राष्ट्रीयकरण में सरकार का जो इक्विटी है, सरकार का जो शेयर है, वो मुख्यतः मेजॉरिटी होता है, जिससे उसकी पॉलिसीज जो है उसके ऊपर अधिकार सरकार का होता है। ऐसे ही अगर उसको निजीकरण करना रहा तब बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारी इक्विटीज़ को कम किया जाता है और उद्योगपतियों के हाथ में जब वो दी जाती है, उसको खरीदा जाता है, तब बैंकों का वो निजीकरण होता है। तो इस प्रकार से हम आपको समझा सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण और निजीकरण में ये मुख्य फर्क है। तो सर किसी भी बैंक को हम राष्ट्रीयकरण कब करते हैं सर? राष्ट्रीयकरण करने का मुद्दा ये जब आता है कि जब देश में आज़ादी के पहले से 1969 के पहले जब राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके पहले सारे उद्योग निजी क्षेत्र में थे। निजी क्षेत्र में होने के कारण क्या था कि बैंक का जितना काम है ये सारे निजी उद्योग करते थे। आपको जैसे मालूम होगा, बहुत समय पहले हम अपने इतिहास में अपने पूर्वजों से भी सुनते हैं कि मनी लेंडर्स हुआ करते थे, पैसे देने वाले लोग हुआ करते थे, मुनीम हुआ करते थे। ये गांवों में लोगों को पैसे देते थे, उनको आर्थिक मदद करते थे और उस आर्थिक मदद से लोग अपनी खेतीबाड़ी करते थे और इसमें शोषण होता था। मनी लेंडर्स ये आम आदमी का शोषण करते थे। जब ये मुख्य तौर से देखा गया और ये जब आम आदमी का जो पैसा है वो लूट के ऊपर जा रहा है, तब ये राष्ट्रीयकरण का सोच सरकार के मन में आया और तब राष्ट्रीयकरण किया गया। सर अभी तक के कितने बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हो चुका है? जी, 1969 में 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके कुछ समय अंतराल में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स की स्थिति रही। ओके, तो सर जैसे कि नेशनलाइजेशन आपने कहा, तो नेशनलाइजेशन के फायदे क्या क्या है सर? नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण के साथ सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि आम आदमी ये बैंक से जुड़ा। आम आदमी बैंक में आने की जो हिम्मत नहीं करता था, वो बैंक में आने लगा और बैंकों के माध्यम से उनके बड़े बड़े उद्योग जो है वो बैंक के वित्तीय सहायता के द्वारा किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे उद्योग, किसान क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे जो किसानों को फैसिलिटीज़ दी जाती है, किसानों की मदद की जाती है, उनके खेती के लिए, उपज के लिए उनको लोन दिया जाता है, उनको पानी के पंप के लिए लोन दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इसी तरीके से उद्योगपतियों को छोटे उद्योग लगाने के लिए उनको फाइनेंस किया जाता है। तो आम आदमी ये बैंकों में आने लगा
और बैंकों में उसको न्यूनतम ब्याज दर पर उसको ऋण उपलब्ध होना चालू हो गया। इस तरीके इसको कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण हुआ, तो आम आदमी बैंकों से जुड़ने लगा। जो एक छोटा आदमी, एक रिक्शे वाला भी होगा, एक गाड़ी चलाने वाला भी होगा, छोटा फल वाला भी होगा, ये बैंकों में आने लगा। ये राष्ट्रीयकरण के बाद उनका जो उत्साह बैंकों की तरफ झुका हुआ, वो राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा फायदा था कि एक आम आदमी का पैसा आम आदमी के काम के लिए उपयोग में आने लगा। यही सबसे बड़ी व्यवस्था थी राष्ट्रीयकरण की। अच्छा, तो सर अभी हाल ही में विलय हुए हैं बैंक्स के, यानी कि मर्जर, तो यही होता क्या है सर रियल में? मतलब बैंकों ने ये प्रयास, निजीकरण के प्रयास के पहले एक प्रयास उन्होंने 2000 में भी किया था। उस समय बैंकों का उन्होंने निजीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि उनको मेजॉरिटी नहीं थी और ये प्रस्ताव हमारे संसद में पास नहीं हो सका, इसलिए उसका निजीकरण नहीं हो सका। लेकिन वर्तमान सरकार ने, जब ये वैसे सभी सरकार द्वारा ये मुद्दा उठाया गया निजीकरण का, इस निजीकरण के पीछे बहुत सारे कारण भी रहते हैं। एक विश्व बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एक क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक होती है, इनके प्रेशर विश्व स्तर पर ये हमारे देश पर रहते हैं। तब सारी सरकार ये प्रयास करते रहे, लेकिन चूंकि संसद में हमारे प्रयासों के कारण, हमारे विरोध के कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, इसलिए राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। लेकिन जब बैंकों का स्ट्रक्चर जो है, जैसे हमारे यहाँ अगर 24 बैंक हैं तो उसको 8 बैंक बनाने की कोशिश सरकार ने की, और उसी कोशिश के तहत उन्होंने विलीनीकरण का मुद्दा लाया, जिसको हम इंग्लिश में मर्जर कहते हैं। मर्जर में जो वीक बैंक है उसको एक बड़े बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया, विलीन कर दिया गया। इसी से विलीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसलिए जो बड़े बड़े बैंक थे उसमें छोटे बैंकों का विलीन कर दिया गया। इसलिए ये मर्जर होने से 2 बैंकों का मर्जर हुआ। लेकिन 2 मर्जर, ये विलीनीकरण के बाद भी काफ़ी सारी दिक्कतें शुरू हुई। तो सर जैसे कि अभी बैंक्स है, तो बैंक्स का जो उपयोग होता है वो आम जनता को ही होता है, तो आम जनता को विलीनीकरण या फिर मर्जर से फायदे है कि वो नुकसानदायक है सर? देखिए, दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जगत में विलीनीकरण करके बैंक कम कर दिए गए। बैंक, भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। भारत की अर्थव्यवस्था में जहाँ पे जनसंख्या, ये सबसे बड़ा हमारा क्या बोलते है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, वहाँ पर ज़्यादा बैंकों का होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही बैंकें हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचती है। लेकिन सरकार ने जब विलीनीकरण किया तो जो फायदे नुकसान वाले बैंक थे वो बैंकों ने बंद किए और शहरों की तरफ उनका अग्रसर हुए। इसके कारण क्या हुआ कि जो 2 कस्टमर्स थे, 2 बैंकों के कस्टमर जब एक जगह आने लगे, तब उनको दिक्कतें आई, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन के बाद हर एक का सिस्टम अलग है, हर एक के क्या बोलते जितना सिस्टम पे वर्क करते हैं वो अलग अलग उनके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो उसके कारण ये बैंक में ये सिस्टम है, वो बैंक में वो सिस्टम है करके वो उद्योग में उनको वो तकलीफ होने लगी। कर्जा लेने के लिए जब जाने लगे तब एक बैंक में 4 कागजों के अंदर होता था, एक बैंक में एक कागज के ऊपर होता था। ये दिक्कतें उनको आने लगी। एक जो जब सब जगह इकट्ठा होगा तो वहाँ पर रश बढ़ गया। रश बढ़ने के बाद जो निर्णायक भूमिका, जो डिसीजन मेकिंग जिसको हम बोलते हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो भी बढ़ गई। वो क्या बोलते हैं, ऐसी हो गई कि जहाँ एक बैंक का निर्णय लेने की भूमिका अगर नागपुर में है तो दूसरे बैंकों का निर्णय लेने की भूमिका पूना में है। तो जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी उसमें देर होने लगने से हमारे जो ग्राहक थे उनको समय लगने लगा। इसी के कारण आप जानेंगे कि कई बार विलीनीकरण के बाद कई ग्राहक उस बैंकों से अपना खाता निकालकर निजी क्षेत्र के बैंकों में चले गए। ये नुकसान विलीनीकरण का हुआ। अच्छा, और सर बैंक्स द्वारा या फिर जो सरकार द्वारा कुछ योजनाएं लाई जाती है सर आम जनता के लिए, तो वो कौन कौन सी योजनाएं लाई जाती है सर? हम आज जो आप राष्ट्रीयकरण का मुद्दा जो बोल रहे हैं, और जो मुख्य कारण हमारा राष्ट्रीयकरण के को साथ दे निजीकरण का विरोध करने के लिए बताए जाते हैं, तो आप जानते ही होंगे कि हाल ही में सरकार द्वारा जनधन योजना, ओवरड्राफ्ट संघनीकृत करना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आदि का लाभ फायदा भी प्रदान किया जाता है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक को ज़्यादातर। अब आप ये स्वाभाविक है कि आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाता है या नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक ये सारी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करते। इसीलिए अगर बैंक राष्ट्रीयकृत है और सरकार के अंतर्गत ये राष्ट्रीयकृत बैंक अगर है तो सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ये राष्ट्रीयकृत बैंकों का उपयोग करता है। और हाल ही में आप जानते होंगे कि जब भी डिमोनेटाइजेशन भी हुआ तो सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इतना बड़ा जो एक्सरसाइज था, जो नोटों का चेंज होना, नोट बंद होना और दूसरी नोटों का आना, ये सारी प्रक्रिया को ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सबसे बड़ा साथ दिया है। और 80% उद्योग में ये सारी जितनी योजनाएं हैं सरकार की, ये गरीबों तक पहुंचने की ये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया गया, ना कि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया गया। मैं आपको विशेषता बताना चाहूँगा, एजुकेशन लोन में 80% जो एजुकेशन लोन आज हमारे विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए जा रहे हैं, ना कि निजीकृत बैंकों द्वारा किया जाता है। अगर हिस्सा है भी तो बहुत गंभीरतापूर्वक हिस्सा नहीं है, बहुत छोटा हिस्सा उनका है जिसमें वो लोग योगदान दे रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीयकृत ढांचा जो है ये राष्ट्र का रहना चाहिए, बैंकों का। ये हमारी हमेशा की कोशिश रही है और उसी विषय को लेकर आज हम लोग आपस में सरकार से विरोध कर रहे हैं। ओके, तो सर ये जो योजनाएं हैं वो लागू कैसे की जाती है सर? देखिए, योजनाओं का जो है कार्यान्वयन एक डिपार्टमेंट होता है सरकार का। सरकार उस योजना को बनाती है और बैंकों को ये अपने सूचना के माध्यम से दिया जाता है कि आपको ये जनधन योजना इतने खाते आपको खोलना है। तब बैंक गांव-गांव हर घर में जा के वो खातों को खोलती है। शहरों में आपने अगर देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के कुछ नुमाइंदे वहाँ पर जाते हैं, खाते खोलते हैं और उनको दूसरे दिन लाके उनको पासबुक देते हैं। तो सरकार ने जितने ये जनधन योजना लाई और उसके बाद जिन लोगों के खातों में करोड़ों लाखों रुपए जमा हुए, उसका कारण ये था कि बैंकों ने वे खाते खोले, उनकी आइडेंटिटी आज वो हमारे रिकॉर्ड पे आ गए कि इतने लोग हमारे खातेदार हैं और जनधन योजना के माध्यम से उनके खाते खुल गए। सो नाउ दे आर इन द मेन स्ट्रीम, वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ गए। जो जन सामान्य था वो मेन स्ट्रीम में आ सका। सर, जो प्राइवेट बैंक होती है तो वो प्राइवेटाइजेशन करने वाली जो बैंक होती है वो भी ये योजना लागू करती है क्या? जी नहीं, उस पर सरकार का बंधन नहीं होता। कुछ योजनाओं में वो सहयोग देते हैं, एजुकेशन लोन हो गया, कुछ योजनाओं का वो एक बहुत जिसको आप कहेंगे कि एक नाम मात्र के लिए जो किया जाता है, उतना सहयोग निजी क्षेत्रों का होता है, ना कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बराबर का। ओके, तो सर सरकार फिर ये प्राइवेटाइजेशन करना क्यों चाहती है? देखिए, सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करने का या निजीकरण करने का जो मुद्दा लाया, उसके पीछे एक सबसे बड़ी भूमिका थी कि उनका कहना था कि बैंक जो है वो लॉसेस में है, वो नुकसान में चल रही हैं, इसलिए उनको चलाने के लिए हम बड़े उद्योगपतियों को ये देंगे। तो नुकसान क्यों? अब शायद आप ये प्रश्न करेंगे कि बैंकों का नुकसान क्यों हुआ। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो उद्योगपतियों को ऋण देती है। ऋण देने के साथ साथ उनको जब ये ऋण दिया जाता है, किसी वजह से वो ऋण अगर बराबर रिपे नहीं हुआ तो वो एनपीए में कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है उसको इंग्लिश में। तो ये जो खाते हैं, इसको जब सेटल करना रहा तब सरकार इन खातों में हेयर कट्स देती है। हेयर कट मतलब आप सलून जैसा मत समझिए, ये हेयर कट मतलब वो जो पैसा है उसमें उनको छूट देकर, कट देकर वो उद्योगपतियों से पैसा लेता है। अब आप जानते हैं कि ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जन सामान्य का पैसा है। जन सामान्य ने अपने पैसे वहां रखे हैं और बैंक का उद्योग एक ही होता है कि आपसे पैसे लिए जाएं, आपसे 100 रुपए लिए, आपको 10% ब्याज दिया और ऋण लेने वाले को 12% पे वो ऋण दिया। ये जो 2% होता है, ये बैंक का मेन एक्टिविटी जिसको बोलते हैं मुख्य व्यवसाय बैंक का यही होता है।
तो ऐसे समय इन बड़े उद्योगपतियों को हम लोगों ने ऋण दिया। ये ऋण देने से बैंकों में जब ये एनपीए हो गए बड़े बड़े खाते, मैं एक स्टैटिस्टिक्स द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि अब तो मैंने सिर्फ आपके सामने 13 खातों का एक ब्यौरा मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं नाम बताना चाहूँगा, भूषण स्टील, ज्योति स्ट्रक्चर, डीएचएफएल, भूषण पावर, इलेक्ट्रो स्टील्स, मोनेट इस्पात, आमटेक, आलोक इंडस्ट्री, लैंको इंफ्रा, वीडियोकॉन तो ये अभी का ही खाता है, हाँ। एबीसी शिपयार्ड, शिवकरण इंडस्ट्रीज। अब मैं एक उदाहरण के लिए आपको इसार का एक उदाहरण देता हूँ। इसार ने बैंक से लोन लिया 54,000 करोड़, और वो जब एनपीए हुआ तो उसको 42 करोड़ में सेटल किया गया। तो ये जो डिफरेंस है 23% का नुकसान हुआ। अच्छा। ये जो उद्योग था ये आरसी मित्तल करके उन्होंने ये उद्योग को खरीदा। अच्छा। एक होता है जो एनपीए होता है, दूसरा आदमी उसको खरीदता है। तो ये जब खरीदा तब यहां पर ये मैंने आपको सबसे कम वाला खाता बताया। शिव शंकरन इंडस्ट्रीज का बताऊंगा, 4,800 करोड़ उनका लोन था, 320 में वो सेटल किया गया, 95% उनको हेयर कट दिया गया। ये हेयर कट मतलब ये उनको छूट दी गई, और लेने वाले कौन थे? उनके ही फादर इन लॉ। अच्छा। तो उद्योगपति ये बहुत होशियार है, वो अपने ही खातों को एनपीए करके फिर उसको बिकवाता है, उसको कम में लेता है और फिर वो उद्योग चलाता है। तो 13 खातों में, ये जो 13 खाते मैंने नाम लिए, इसमें 4,46,800 करोड़ रुपए थे, और सेटल कितने में हुए? 1,61,820 करोड़ में। ये जो तफावत है ये 64% की छूट बैंकों ने दी। अब ये 64% की छूट दी तो बैंकों का कोई अपना तो पैसा होता नहीं, ये तो जन सामान्य का पैसा है। और जब जन सामान्य का पैसा इन उद्योगपतियों द्वारा ऐसा अगर लूटा जाएगा तो निश्चित ही बैंक तो लॉस में जाने वाले हैं। किसके कारण? हम कभी कभी सरकार से पूछते हैं कि भाई आप इन लोगों को क्रिमिनल ऑफेंस में क्यों नहीं अंदर करते? हमारा कहना है कि आपके अगर जेब से किसी जेब कतरे ने अगर पैसा, जेब काट के पैसा लिया तो पुलिस उसको क्रिमिनल ऑफेंस करती है। ये तो जन सामान्य के करोड़ों के रुपए लेके भाग रहे हैं। आपने मल्ल्या देखा है, आपने मोदी देखा है, जो सरकार के नजरों के तहत देश से बाहर चले जाते हैं। तो इन बड़े उद्योगपतियों का क्रिमिनल ऑफेंस क्यों नहीं? ये सारी मांगों के पहले, हमारी बहुत सालों पहले की ये मांग है कि आप इनको पेपर में डिक्लेयर करो, इनको क्रिमिनल ऑफेंस करो, इनको अंदर करो, ताकि बड़े उद्योगपतियों द्वारा ये जो साहस किया जाता है ये साहस करना बंद होगा, जन सामान्य के पैसे सुरक्षित रहेंगे, बैंकों का नुकसान कम होगा और बैंक नुकसान में नहीं रहेगी। और जब नुकसान में नहीं रहेगी तो आप निश्चित ही निजीकरण का मुद्दा सामने लाएंगे नहीं, और देश का जो बैंकों का राष्ट्रीयकृत ढांचा है वो जैसे कि जैसे बरकरार रहेगा। यही हमारी कोशिश है। तो सर, बात मुद्दे की ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में मैं सबसे बड़ा मुद्दा आपको कुछ एक चीजों के द्वारा बताना चाहूंगा। हाँ सर। बैंक प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या? हाँ। कि बैंक का अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब राष्ट्रीयकृत हुआ तो बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में गए। ग्रामीण क्षेत्र में अब कोई भी बड़ा उद्योग अगर निजी क्षेत्र में है तो वो नुकसान देकर तो वहां जाना नहीं चाहेगा। हाँ। क्योंकि अगर रूरल या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाना है तो निश्चित ही उसके उद्योग में नुकसान होगा। मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक फर्क बता देना चाहता हूँ। राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का एक बेसिक मुद्दा ऐसा है कि जब बैंक राष्ट्रीयकृत होती है और जब बैंक निजीकृत होती है, राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंकिंग फॉर मासेस, ये है राष्ट्रीयकृत बैंक का स्लोगन, और निजीकृत बैंकों का स्लोगन है बैंकिंग फॉर क्लासेस। हमारे समाज के दो वर्ग हैं, और जब राष्ट्र हित में अगर कोई काम करता है तो मासेस के लिए काम करता है, जन समूह के, जन सामान्य के लिए काम करता है। और अगर ये प्राइवेट बैंक अगर हो जाएंगे तो ये विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट क्लास, विशिष्ट वर्गों के लिए काम करेगा। इसीलिए हमारा सबसे पहला विरोध तो वो है, क्योंकि हमारी एक राष्ट्रभक्त के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम जन सामान्य के लिए काम करें, ना कि कुछ विशिष्ट वर्ग के लिए काम करें। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को हम लोग विरोध करते हैं। तो मैंने जैसा पहले बताया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से शाखाएं बंद हो जाएगी, हमारे गरीब किसानों को, हमारे मध्यम किसानों को मदद कौन करेगा, ये हमारा पहला मुद्दा है।
हमारे को जो जॉब्स मिलती हैं, आपको मालूम है निजी क्षेत्र में हायर एंड फायर। हाँ। आपको लिया गया, आपके काम के कोई क्या बोलते हैं, कितने घंटे आपको काम करना है इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको कितनी देर भी काम किया जाएगा। एक आदमी से अगर दो आदमियों का काम किया जाएगा तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट फर्क पड़ेगा। हाँ। हमारी जो यूथ है उसको रोजगार नहीं मिलेगा, और हर काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाएगा, ठेकेदार पद्धति से दिया जाएगा। और ठेकेदार पद्धति से देने में आपको, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप बहुत जगह बहुत बैंकों में, आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है। हाँ। आप गार्ड को खड़ा देखते होंगे। ये गार्ड जो है ये आउटसोर्सिंग है। हाँ। एक कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए एक एजेंसी को उसने गार्ड लाके खड़ा किया। बैंक से वो लेता है 25,000। हाँ। और गार्डों को देता है 18,000। तो ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हाँ। लोगों को काम नहीं है, इसलिए आप जो भी नीति विधि उसमें काम करने के तैयार है, लेकिन ये एक प्रकार से चीटिंग है। हाँ। एक धोखा है। हमारे क्या बोलते हैं, वर्ग के साथ, जिनको नौकरी चाहिए उनके साथ धोखा है। इस तरीके के नुकसान ये प्राइवेटाइजेशन में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। आज आप काम कर रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंक में, तो आपको बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी वजह से आपको बैंक से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन प्राइवेट बैंक होगा, टुमारो ऑनवर्ड वी डोंट नीड योर सर्विसेज, कल से हमको आपकी सेवाएं नहीं चाहिए करके आपको निकाल दिया जा सकता है। हाँ। सर्विस चार्जेस, आप प्राइवेट बैंकों में अगर कभी गए होंगे, बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों में अगर आप जाएंगे, तो जहां 500 रुपये में राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलता है, वहां 5,000 से खुलता है। जन सामान्य, मेरा एक सब्जी वाला, मेरा एक फल वाला, मेरा एक रिक्शा चलाने वाला, क्या उन बैंकों में खाता खोल पाएगा? ये नहीं खोल पाएगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का हमका विरोध है। इंटरेस्ट जो है, हमारे जो ब्याज दरें, आप अगर देखते जाएंगे तो ब्याज दरें बिल्कुल कम होती चली जा रही हैं। तो जो जन सामान्य अपना पैसा रख के अपने जीविका उस पर अगर चलाना चाहता है, और अगर ब्याज दर कम हो जाएंगे तो पैसा रखेगा कहाँ? और वो स्पेकुलेशन में अगर जाएगा तो निश्चित ही सारे प्रकार के रिस्क से वो परिचित होगा और उसका नुकसान होने के चांसेस है। सो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये उसका दूसरा मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज सरकार जब राष्ट्रीयकृत बैंकों में है, आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, ऑल इंडिया पूरी भारत व्यवस्था में इतना सब काम हो रहा है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे कौन रहा है? सरकार दे रही है। हाँ। सरकार किन के साथ दे रही है? सरकार सारी राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा दे रही है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, उद्योगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है, ये सारा निजी क्षेत्र में अगर जाएगा तो ये कम हो जाएगा। कॉर्पोरेट्स को लोन मिलना ज्यादा होगा। हाँ। जन सामान्य को लोन मिलेगा नहीं। जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको लोन मिलेंगे। और हमारी सबसे बड़ी बात, जो हमारा जो जन सामान्य का पैसा है वो असुरक्षित हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये असुरक्षित कैसे? आपने कितने पिछले 25 साल का अगर इतिहास देखेंगे तो कम से कम 40 वित्तीय उद्योगों में बंद हुआ है, नुकसान हुआ है। कई जगह अभी मुंबई की बैंक में जब लोगों को पैसे नहीं मिले, लोगों ने आत्महत्या की। हाँ। उसका मुख्य कारण था कि उनके दिए हुए पैसे उनको वापस नहीं मिलते थे। तो ये अगर ऐसी व्यवस्था अगर रहेगी तो निश्चित ही निजी क्षेत्र में अगर ये पैसा चला गया तो हम और आप ये बहुत बड़े रिस्क से अवगत हो जाएंगे। ये हमारा मानना है। हमारे जो जन सामान्य की सेविंग जो है वो खतरे में आ जाएंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है ये अर्बन ओरिएंटेशन हो जाएगा, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में। और भारत की मुख्य जन सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, और हमारा जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा तभी शहरों का विकास होगा और तभी राष्ट्र का विकास होगा। ऐसी हमारी मान्यता है। तो सर, आप ये जो अपनी प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप ये किस प्रकार से और किस ओर से लड़ रहे हैं सर? इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, आपको विभिन्न मीडिया के माध्यम से, सूचना के माध्यम से आपको पता होगा कि ये 29 तारीख से बैंक का संसद शुरू हुई है। पार्लियामेंट सेशन में जब विषय लिए जाते हैं तब उन्होंने उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने लिखा है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन 2 बैंकों का किया जाएगा। ये उन्होंने पहले भी लिया था, लेकिन कुछ वजह से उस सेशन में वो लोग ला नहीं सके। इस सेशन में उन्होंने विषय दिया है और ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा इस सेशन में लाने की उनकी पूरी संभावना है। इसी आसार को देखते हुए सारी बैंकों ने एक यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस ये बनाया। आपको गर्व के साथ बताना होगा, जितनी संगठनें हमारी बैंकिंग क्षेत्र में हैं, ये सारे एक साथ आकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो जब मुद्दा ऐसा होता है कि जिसमें सबका संघर्ष हो और सफलता अगर प्राप्त करनी हो, तो सारे यूनियंस को इकट्ठा आना पड़ता है।
और ये मुद्दा सारे संगठनों का है। तो ये सारे संगठनों ने एक साथ आके ये निर्णय लिया गया कि जब ये पार्लियामेंट में ये मुद्दा आएगा और प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा सरकार अगर आगे बढ़ाएगी तो हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे। हम लोगों ने गत 4 दिसंबर से इसकी प्रक्रिया चालू की है। हमने धरना दिया, डेमोन्स्ट्रेशंस दिए। बैंकों की संगठनों के जो प्रदर्शन होते हैं बड़े शांतिपूर्वक चलते हैं और वो सांकेतिक होते हैं, लेकिन बैंक फिर भी अगर नहीं मानती तो हम लोग ब्लैक बैचेस वेयरिंग करके जन सामान्य को एजुकेट करना चाहते हैं। हम जितने हमारे संसदीय क्षेत्र के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको अपना मेमोरेंडम देते हैं कि आप ये मुद्दा वहाँ पर जाके संसद में उठाइए। और अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट अगर देखेंगे तो बहुत सारे संसदीय निर्वाचित लोगों ने हमारे ये मुद्दा उठाया हुआ है कि भाई सरकार ये निजीकरण करना चाहता क्यों है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व जानकारी दी, यही मुद्दों को लेकर सरकार को ये डिबेट हो रहा है कि निजी क्षेत्र में जाना क्यों चाहती है बैंक। और जब ये तय हो गया कि जब बैंक ये विषय निजीकरण करने वाला है तो हम लोगों ने ये संघर्ष की प्रक्रिया चालू की। उसमें बैच वेयरिंग, एजुकेटिंग द पीपुल, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को बताना कि अगर ये निजीकृत हुआ तो आपके पास जो आई हुई बैंक ये नहीं रहेगी। हम जन सामान्य की भी जागृति कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि ये निजीकरण कितना घातक इस देश के लिए है। तो ये प्रक्रिया हमारी शुरू हुई है। अब हम लोग अगर पार्लियामेंट सेशन में ये मुद्दा जिस दिन आएगा उस दिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने लाइटनिंग स्ट्राइक जिसको बोलते हैं कि उधर अगर विषय आया और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ सारे बैंक कर्मचारी और जितने भी इस स्ट्राइक को सपोर्ट किया, AITUC है, जितनी संगठनाएं हैं, सभी लोगों ने इसको क्या बोलते हैं सपोर्ट किया है, ये सारे स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और उसके बाद वैसे रेगुलर इसमें 16 और 17 का हमारा स्ट्राइक है, उसमें सारे बैंक कर्मचारी साथ लेंगे और सरकार को बताना चाहेंगे कि हम आपके इस नीतियों के विरोध में हैं। आज का हमारा ये मुद्दा जो है, लोग इसको आर्थिक मुद्दा कहें या स्वार्थ का मुद्दा कहें, लेकिन ये राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र को बचाने का मुद्दा है और ये हमारी राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति है कि हम निजीकरण ना होने दें और बैंक आर्थिक जो जगत है बैंकों का, उसको राष्ट्रीयकृत ढांचा बरकरार रखने में सफल प्रयास करें। यही हमारी कोशिश है। सर, आपने जैसे बोला कि आप फिर से स्ट्राइक करेंगे, तो ये स्ट्राइक कब तक चलेगी? देखिए, ये तो हमारे प्रयास के ऊपर है। सरकार अगर हमारी आवाज सुनती है तो बहुत अच्छी बात है। आपने किसान का आंदोलन देखा ही। हाँ, मतलब उनकी तरह क्या आप अनिश्चित काल के लिए ये स्ट्राइक करेंगे सर? आज मेरा ये कहना बहुत जल्दी होगा, मैं आज ये तो इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। लेकिन किसान के मुद्दे ने ये बता दिया है कि हमारी मंशा अच्छी है, सोच अच्छी है और लड़ाई अगर अच्छी है तो निश्चित ही जीत तो हमको मिलती है। सरकार को किसानों का कानून वापस लेना पड़ा, 1 साल बाद क्यों ना हो, लेकिन किसानों की जीत इस संघर्ष के माध्यम से आई है। तो संघर्ष ये हमारा कुछ रहेगा। फल या ना मिले या मिले, इसके बारे में हम लोग आज उसका अनुमान लगा नहीं सकते, लेकिन संघर्ष हम उसी स्तर पर करेंगे। इतना विश्वास मैं हमारे यूनाइटेड फोरम की ओर से देना चाहूँगा आपको। तो आज के हमारे शो में बात मुद्दे की ये थी कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध क्यों हो रहा है, और उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद थे स्वयं प्रकाश तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ऐसे ही बातें मुद्दे की जानने के लिए देखते रहिए NZ न्यूज़ नागपुर। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।